हेलो गाइस। देखिए, आज हम इंडियन पॉलिटी के जितने भी आयोग हैं जो आरएस के सिलेबस में आते हैं उनको कवर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 6 से 7 आयोग हैं, तो जिनको मैं दो दो वीडियोस में कवर करूँगा ना, 2 आयोग एक वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। और देखिए, कोशिश करिएगा कि इनको यहीं याद करा जाए, ठीक है। तो इस सीरीज में हमारा पहला आयोग है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सबसे पहले देखिए निर्वाचन आयोग, और मेरी आपसे एक विनती है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। मैं कोशिश करूंगा आपको रिवाइज कराने की भी। एक बार आप ढंग से पढ़िएगा, फिर उसको 2-3 बार देखिएगा, अपने आप चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। स्थायी भी है और स्वतंत्र भी है। इसका गठन भारत संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो याद रखना इन चारों का ही वर्णन किया गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व नगर पालिका, तो याद है ना, जब मैंने स्टेट पॉलिटी पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये दोनों बताए थे कि इसके लिए हमने बनाया है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो करती है। पंचायती राज का भी मैंने धारा बताई थी 243 के, और नगर पालिका की धारा कौन सी है, 243 जेड है। इसके अंतर्गत सैक का जिक्र किया गया है और ये हमारे पंचायती राज नगर पालिका के चुनाव करते हैं। बाकी संसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए इनका जो चुनाव होता है उनका संचालन करना, उनका निर्देशन करना, उसका नियंत्रण करना, ये तीनों नाम याद रखना, ठीक है। जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ठीक है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। कौन सी संस्था है? अखिल भारतीय संस्था है, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के सरकारों के लिए समान है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाली पंचायतों व नगर निकायों चुनाव आयोग का संबंध नहीं है। इसके लिए भारत संविधान के अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। समझ गए ना, ये बात हम कर चुके हैं नीचे। अब देखो संरचना। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन से मिलकर बना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और देखो, ये पीछे बताया गया है कि 13वां 14वां संविधान संशोधन नगर पालिका और पंचायती राज से संबंधित है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये अपने को ज्यादा उसमें बता चुका हूँ तुमको इसकी पूरी हिस्ट्री। तीसरा है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। समझ गए ना, यानी कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त था ना, उसको मुख्य निर्वाचन की तरह अगर नियुक्त करा जाता है तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ये तो हर जगह ही होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। देखो, एक होता है प्रादेशिक आयुक्त, ठीक है, एरिया वाले आयुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है, जिससे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे, यानी निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे कौन? राष्ट्रपति। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। तो सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर हुई बातें? अब देखो, मोटी मोटी बात आप ये समझ लेना कि आर्टिकल 324 में ये बताया गया है कि साहब एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके साथ होंगे अन्य आयुक्त से मिलकर बना होगा। अभी वर्तमान की कंडीशन 2 है और ये एक है, टोटल मिला के 3 है, जो आगे आ जाएगा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो, इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। क्या प्रारंभ में ही हम ये सदस्य संख्या इतनी थी? नहीं, ये समय के साथ चेंज हुई। जब हम आज़ाद हुए उसके बाद 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करा। यहाँ पे राजीव गांधी जी की सरकार थी जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, ठीक है। अतः मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करा। समझ में आई बात? स्टार्टिंग में हम एक सदस्य निकाय थे, फिर 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। क्यों करा? क्योंकि देखो, वहां पे जो वोट देने की जो एज थी ना, उसको घटा के 21 से 18 कर दिया था, ठीक है, इसलिए उनका काम बढ़ गया था। इसलिए क्या हुआ कि आयोग बहुसदस्यीय संख्या के रूप में कार्य करने लगा। अब है ना, स्टेटमेंट पे वो क्वेश्चन डालेगा कि है ना, प्रारंभ से ही चुनाव आयोग है ना एक बहुसदस्यीय संस्था थी। नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। अभी फिर हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया, मतलब ज्यादा दिन तक ये चीज नहीं चली और खत्म कर दिया इन दोनों आयुक्तों को। और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया,
ठीक है, 1993 में किया गया। अब इन्हें के स्टेटमेंट ध्यान रखना बस तुम इनका। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है। तो अब क्या है, वर्तमान में क्या कंडीशन है, वर्तमान में हम बहुसदस्य हैं, ठीक है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 को जो 1989 से प्रभावी हुआ। तो याद रखना 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये चीजें करी गई थी, ठीक है। फिर देखो, अब एक अधिनियम बना था, चुनाव आयोग अधिनियम 1991 का, जो चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन से संबंधित नियम था, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। देखो मैंने तुमको 3 बातें एक बात स्टार्टिंग में बताई थी कि टोटल 3 सदस्य होते हैं। तो अगर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, इनके पास शक्तियां ना वो एक समान होंगी। अब ना ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये बड़े ध्यान से समझना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचनों के पास शक्तियां क्या होंगी, एक समान होगी। दूसरी बात, उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होंगे, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायालय के समान होंगे, ठीक है। लगभग शायद 2.5 लाख है ऐसी पेमेंट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। क्लियर हुई, ठीक है, बहुमत के आधार पर। अब ये जो बहुमत है ना, ये भी ध्यान रखना, उनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक हो, जो पहले तक हो, ठीक है, 6 या 65। अब ये याद रखना 6-65, ठीक है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे क्योंकि उनके सेवा सत्ता पर ही रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो तीनों बातें हैं ना, ये लिखी हुई हैं चुनाव आयोग का एक्ट बना था 1991 का, उसमें। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं, समझ गए नहीं, ध्यान रखना संविधान में नहीं, उसके बाद एक आयोग अधिनियम बनाया गया, उसके अंदर ये चीजें डाली गई जिसमें उसका कार्यकाल का वर्णन करा गया, समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ेंगे अभी इसमें नीचे, जो आजकल यूपीएससी थोड़ा या आरएस कोई भी एग्जाम, उसमें थोड़ा सा टिपिकल सवाल पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए एनालिटिकल चीजें ज्यादा, तो समझिएगा। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने की निम्नलिखित उपबंध है, ठीक है। उपबंध क्या क्या है, देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है, बिल्कुल साफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी महाभियोग। वेरी गुड। और जहां भी महाभियोग आता है वहां समझ लेना वो बहुत ही टिपिकल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो कैसे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार और क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, समझ गए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्व्यवहार और अक्षमता, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होगा, ये भी ध्यान रखना आप, इसको विशेष बहुमत याद रखना, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और 2/3 सदस्यों का विशेष, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, वो होगा विशेष बहुमत, ठीक है। राष्ट्रपति हटाएगा। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर नहीं रहते, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। बात समझ में आ गई ना, इसको स्टेटमेंट बेस के डाल देगा और वो कंफ्यूज कर देगा। देखो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर नहीं रहते, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ नियुक्त करा जाता है, ठीक है ना। अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के प्रसाद के लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये बात तो हर में लागू होती है, ठीक है। यानी स्वतंत्र रूप से जब निर्वाचन आयोग का कार्य करता है उसके लिए क्या क्या पॉइंट है वो बताएंगे इसमें, स्वतंत्र रहने के लिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, समझ गए। हम पीछे पढ़ के आए थे कि अन्य आयुक्त और एक प्रादेशिक आयुक्त जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको कौन हटाएगा, इसको हटाएगा राष्ट्रपति ही। लेकिन कैसे हटाएंगे, इसको मतलब इनकी सिफारिश पर हटाएंगे, मुख्य निर्वाचन की सिफारिश पर। इसका अर्थ है कि निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्त की उपलब्धि नहीं है। मतलब समझ लो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्यादा, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है ना, उसको ज्यादा अपने मतलब जो पोस्ट पर है ना, ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है। क्लियर हुई। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को इतनी सुरक्षा नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश किए गए, लेकिन इनमें कुछ दोष भी हैं। 2018 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख ही मैं बताया था कि उच्चतम न्यायालय के मतलब न्यायाधीश के समान इसका वेतन होगा, समझ गए। अगला देखिए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्थाएं, एक सेकंड, रुकिएगा। चलिए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्थाएं संविधान में निर्धारित नहीं की गई, मतलब योग्यताएं जैसे विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और न्यायिक योग्यताएं उसकी निर्धारित नहीं की गई। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है, ठीक है, संविधान में नहीं किया गया।
ये बाद में ये जो एक्ट बना ना 1991 में, इसमें किया गया है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो जब रिटायरमेंट हो जाता है ना, संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों की सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई। समझ गए ना? और यहाँ से संतुलन की स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि देखो अन्य, अगर उनको नियुक्ति पर रोक नहीं लगाएगी अन्य किसी में भी, तो हो सकता है वो किसी बाइस्ड डिसीजन ले लें। समझ गए? सरकार की तरफ का अगर ऐसा डिसीजन ले लेंगे तो फिर आगे चलकर उनको कोई पद मिल जाएगा। इस चक्कर में क्या वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो सही नहीं है। तो इसलिए क्या है, एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं अनूप बर्नवाल मामला 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बाहरी राजनीतिक और कार्य क्षेत्र हस्तक्षेप से मुक्त निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, तटस्थता और सुनिश्चित करने के निम्नलिखित निर्देश दिए। देखो इसने घोषणा की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाए। इसने कुछ घोषणाएं करी जिसमें निम्नलिखित, देखो उसने कुछ घोषणाएं करी, वो ध्यान रखो। पहला, 3 सदस्यीय समिति हो, उसमें कौन कौन हो? एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो संख्या बल के मामले में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा, और तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये वांछनीय है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होगा, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर। समझ रहे हो? ये वांछनीय है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होगा, अर्थात संविधान के 324 के तहत उपबंध मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की सिफारिश के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होगा। वही पीछे वाली बात है। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके लिए अलग परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो पीछे वाली बात है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उपरोक्त निर्देश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि संसद अनुच्छेद 324 के अनुरूप कानून न बना दे। समझ गए? देखो ये सब चीजें है ना, पूरी जो ये जो अनूप बर्नवाल केस में बताई गई थी न्यायालय के द्वारा, वो तब तक ही लागू रहेंगे जब तक संसद कोई कानून न बना दे। जब संसद कानून बना देगी तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें करो आप। देखो शक्ति और कार्य हैं कि संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्य को 3 श्रेणियों में विभक्त करती है। अब सुनिए, देखिए विस्तार में। देखो निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य किस प्रकार है। देखो, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, समय समय पर निर्वाचन, यानी समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी अयोग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन की तिथि समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, जैसे हाथी, हाथ, फूल, ये सब आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। समझ में आई थोड़ी थोड़ी बातें? चलिए अगला क्या कह रहा है? एक सेकंड, इतने पेज आगे कैसे चले गए? एक सेकंड, गाइस। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा विघ्न पैदा हो गए। चलिए, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के आचार संहिता निर्मित करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूचित करना, संसद सदस्यों की नेतृत्व से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विधान परिषद के सदस्यों की नेतृत्वों से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना, रिंगिंग, मतदान केंद्र पर लूटना, हिंसा व अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को आग्रह करना। ठीक है, क्लियर हुई बातें? और समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव परीक्षण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं। देखो मैंने तुमको एक अच्छे से समझाई थी, जब भी राष्ट्रपति शासन है ना, जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा, जब मैंने आपातकाल पढ़ाया था तब बताया था कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उस पर से राष्ट्रपति शासन, देखो जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो हम 6 मंथ के लिए लगा सकते हैं, फिर हर 6 महीने में उसको परमिशन लेनी पड़ेगी संसद से, और मैक्सिमम 3 साल के लिए लेते हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर राज्य में 1 साल से ज्यादा लगाना है तो हमारे 2 कारण होते हैं। एक कारण तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कह दे कि वो पर्टिकुलर राज्य है ना, वो अभी चुनाव कराने के लिए सही नहीं है, तो उस आधार पर हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, वो आधार यहाँ बताया गया है। ठीक है, फिर निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, निर्वाचन क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर उसे राष्ट्रीय राज्य स्तर पर दर्जा देना, प्रदर्शन के आधार पर उसको दर्जे
देना। देखो, निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। निर्वाचन आयोग की सहायता कौन करता है? उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। ये सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत के सचिवों, संयुक्त और उप सचिवों के अवसर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। अब देखो, संसद ने परिसीमन आयोग का गठन 1952 में करा, 1962 में करा, 1992 में करा, 2002 में करा। इस परिसीमन आयोग की चर्चा हम संसद में भी करेंगे। जब संसद आएगी तो मैं थोड़ा डीप में बताऊंगा, लेकिन याद रखना अभी तक 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। क्लियर हुई क्या बातें थोड़ी? ठीक है, चलिए अब आगे सुनिए। एक सेकेंड। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता, यानी राज्य स्तर पर हमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार की सलाह पर करते हैं। यानी ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, ये राज्य सरकार की सलाह लेंगे और वहां बना देंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। अब इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जब मैं आपको जिला कलेक्टर पढ़ाऊंगा स्टेट पॉलिटी में तब आपको बताऊंगा। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। देखो, ये जो कलेक्टर होता है ना, जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी और मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी तो मेंस का टॉपिक है। चुनाव आयोग की दृष्टि, लक्ष्य और मार्गदर्शन सिद्धांत इस प्रकार है। दृष्टि, भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशील भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। लक्ष्य, भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखता है। यह की उपलब्धता, समाहिता और नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह स्वतंत्र, दोषयुक्त और पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन करता है ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो सके। निदेशक सिद्धांत, आयोग ने इसके लिए निदेशक सिद्धांत बनाए जो सही प्रशासन के लिए जरूरी है। ये देखिए, संविधान में दिए गए समानता, समता और निष्पक्षता और स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना, निर्वाचन अधिकारी के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए कानून शासन बनाए रखना, ठीक है। महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, सुनिश्चित पारदर्शिता, सच्चरिता, जवाबदेही, स्वायत्तता, पेशेवर दृष्टिकोण तथा साफ चुनाव संपन्न करवाना। समावेशी मतदाता केंद्रित तथा मतदाता स्नेही वातावरण, चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना। चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा भागीदारी करवाना। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेक होल्डर जैसे मतदाता, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवारों, सामान्य जनता में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वास और भरोसा बढ़ाना और मजबूत करना। चुनाव सेवाओं के प्रलाभकारी और पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना। ये मेंस के हैं तो अपने को ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं। चुनाव प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना। चुनाव प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीकी अपनाना। आदर्श लक्ष्य की श्रेष्ठता की पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास करना। देश की चुनाव व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना और मजबूती प्रदान करने की लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती बनाना। अब देखो, ओवरऑल जब भी तुम कभी पढ़ो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें है ना मोटी मोटी बातें बहुत जरूरी है ध्यान रखनी। वो मोटी मोटी बात याद रखना 324 में जिक्र किया गया है। फिर आपको मोटी मोटी बात ध्यान रखना कि इसमें 1+2 टोटल 3 सदस्य हो गए। अब स्टार्टिंग में 1950 में सिर्फ एक सदस्य था, फिर 1988 फिर उसका प्रभावी होता है 1989 61वां संविधान संशोधन ये है। उसमें क्या करा, इसकी एक थी फिर 1+2 कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जो हम मतदान करने की उम्र 21 थी वो कर दी थी 18, तो काम बढ़ गया था, ठीक है। काम बढ़ गया तो हमने सदस्य संख्या बढ़ा दी, ठीक है, सदस्य संख्या हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 88 तक आते आते मतलब 89 तक आते आते क्या हो गया, 2 सदस्य। फिर 90 में दोबारा इसको खत्म कर दिया और 1 सदस्य बना दिया गया। फिर 1993 में 1993 में दोबारा इसको 2 सदस्य बना दिया। समझ में आ गई? अब इसमें 2-3 चीजें, 3 बातें ध्यान रखना। एक एक्ट बना हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट है 1991 का। उसमें 3 चीजें बताई गई। एक इसकी पदावधि बताएगी 665। दूसरी बताएगी अगर कोई भी निर्णय लेना है तो बहुमत से लेंगे। और एक चीज तीसरी इसमें बताई गई थी कि ये जो शक्तियां ना, एक और ये दो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य आयुक्त, इनकी शक्तियां एक समान होती हैं। ये 3 बातें इसमें बताई गई। फिर हमने कहा इसको हटाएंगे कैसे। हटाने का एक पॉइंट याद रखना, हटाएंगे कैसे, हटाने का पॉइंट याद रखना कि साहब इसको हटाते हैं। एक सेकंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हटाएंगे
कैसे, देखो हटाएंगे कैसे, महाभियोग के दौरान। महाभियोग सेम कैसे, जैसे कि वही की संसद है, संसद अपने विशेष बहुमत से पारित करेगी स्थित कदाचार और क्षमता के आधार पर, और ये राष्ट्रपति को सौंपेगी और राष्ट्रपति इसको मतलब राष्ट्रपति इसको हटा देगा। अब याद रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इनके आयुक्तों की, सॉरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको इसके मतलब राष्ट्रपति के पश्चात प्रेरण नहीं रहते, इस पर महाभियोग चलाया जाता है, ये ध्यान रखना, समझ गए। लेकिन ये जो अन्य सदस्य हैं, ये दो है ना अन्य, इनको कैसे हटाते हैं, इनको राष्ट्रपति हटा देगा, लेकिन ये जो दो अन्य सलाह किसकी लेगा, इसकी सलाह लेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें संतुलन नहीं है, इनको हटाने में मतलब इनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको भी थोड़ा ठीक करना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़ा था, हाँ बस ये इंपॉर्टेंट बात इसमें यही थी। और अगर कोई और बात करें तो कार्यकाल मैंने बता ही दिया 6-65, उसके अलावा बस ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया याद रखना, और ये करंट में क्या सिचुएशन है वो ध्यान रखना। और इसके देखो कौन से आयोग, कौन से सदस्य हुए, वो देखो मेरे हिसाब से याद करने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आपको करना है तो आप देख सकते हैं इसके साइट वाइट पे या कुछ पे मिल जाएगा आपको। चलिए आज के लिए धन्यवाद, और कल हम पढ़ेंगे यूपीएससी। क्लियर, चलिए।